बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदा का हलफ उठा लिया है। ऐवान सदर में तकरीब हुई। ज़ाहिर है आरफ अलवी जो सदर मुमलकत हैं उन्होंने ही हल्फ लेना था और वहाँ कुछ नई चीज़ें देखने में मिली। एक तो ये कि उन्होंने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया जब हलफ हो रहा था उनका, तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और तनकीद करने वाले वही हैं, इमरान खान के पैरोकार। इस पर बात करेंगे और फिर कुछ चीफ जस्टिस साहबान, साबिक चीफ जस्टिस साहबान जो हैं उनको बुलाया नहीं गया तकरीब में। वो कौन साहबान थे, क्यों नहीं बुलाया गया? और एक साहब जो बुलाए गए थे बेगम समेत, वो नहीं पहुंचे तकरीब में, नहीं आए। वो बस मर्जी उन्होंने क्यों नहीं आए। और फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बना दी है। ये मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था कि फुल कोर्ट बनने जा रही है और 15 इस वक्त जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और 15 रुकनी बेंच होगा, फुल कोर्ट होगी जिस केस की समाअत करेगी। एक ही केस आज 18 सितंबर को सिर्फ एक ही केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होगा, जिससे ये लग रहा है कि एक दो दिन में चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि एक दो दिन में इसका फैसला हो जाए, इस केस का। और फैसला क्या हो सकता है? और फिर ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि हम ख्याल जज्जों का मुस्तकबिल क्या होगा। और हमारी इतला के मुताबिक मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, जिनके खिलाफ पहले ही रेफरेंस ज़ेर समाअत है, उनके खिलाफ कुछ और सबूत सामने आए हैं या इल्ज़ामात सामने आए हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक आध मिनट में बात अपनी ख़त्म करूँगा नवाज शरीफ साहब की वापसी और नून लीग की जो इंतखाबी मुहिम है उसके हवाले से। अब नून लीग तो ज़ाहिर है अपनी जीत के लिए, इलेक्शन के लिए उन्होंने तो इंतखाबी मुहिम चलानी है। पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी के दीगर के ये एक रहनुमा, वो भी नून लीग के लिए मुहिम चला रहे हैं, नून लीग की जीत के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या मामला है? आज 18 सितंबर को फ्लैटिस होटल में नून लीग के साबिक अरकान असम्बली, साबिक MPs और MNAs, उनका अजलास बुलाया गया है। ज़ाहिर उनकी ड्यूटी लगानी है। मरीम नवाज भी होंगी वहाँ, दीगर लीडरान भी होंगे, राना सनाउल्लाह भी होंगे कि जनाब जो जलसा है मीनार पाकिस्तान वाला जो नवाज शरीफ की वापसी पर किया जाएगा और उनके इस्तकबाल के हवाले से जो तैयारियाँ श्यारी हैं, तो वो ड्यूटी लगाई जाएंगी उनकी। तो वो अब ये पता ये चला है कि ड्यूटियाँ कुछ इस तरह लगाई जा रही हैं कि ये पहले जब ड्यूटी लगाते हैं कि जनाब आपने इतने बंदे लेके आने, आपने इतने बंदे लेके आने रहे, तो वो अपनी गाड़ियों पे लोग आते हैं। तो ये भी हो जाता है कि जनाब आप मोटरवे पे आ रहे हैं, तो एक टूल प्लाजे से वो दाखिल हो रहे हैं, दूसरे टूल प्लाजे से वापस चले जाते हैं। नंबर टोंग प्रोग्राम होता है कि जनाब हम जा रहे हैं, लेकिन वो आते उतने नहीं है, इधर उधर हो जाते हैं। अब ये पता चला है कि ये ड्यूटी लगाई गई है MPs एंड MNAs की और उनके जो दीगर मुकामी अहदेदारान हैं उनकी, कि वो गाड़ियों में नहीं आएंगे, अपनी गाड़ियों में नहीं आएंगे, कारों शारों में नहीं आएंगे, जीपों में नहीं आएंगे, बल्कि बसों में आएंगे। और जो लीडर होंगे इनके, वो बस में, वो खुद भी बस में बैठे हुए होंगे और हर यूनियन काउंसिल से एक बस कम से कम जो है वो ज़रूर आएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना भरपूर जलसा करना चाह रहे हैं नून लीग वाले। और एक भरपूर जलसा जो है, पावर शो जिसको कहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी हो गया हुआ है। अगर ये पावर शो करने में नाकाम रहे तो फिर इलेक्शन में भी कम डामाडोली है। इनकी भरपूर कोशिश है और इनको ये यकीन है जो ये इंतज़ाम कर रहे हैं कि जनाब एक तो नवाज शरीफ की जो बड़ी मकबूलियत है, लोग निकलेंगे, खुद ही निकलेंगे और ख़ुद हम भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, यूनियन काउंसिल की सतह से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि वो लोग भी आएंगे और देखिएगा कितना बड़ा जलसा होगा, पंडाल भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान में जगह नहीं रहेगी। ये दावे होते हैं। जब ये सामने आएगा उस दिन 21 अक्टूबर को, तब पता चलेगा कि ये दावे किस हद तक इनके जो हैं वो दुरुस्त हैं। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं बिलावल साहब समेत, वो भी नून लीग की कैंपेन कर रहे हैं। अब देखें, दो तरह के वोट होते हैं। एक होते हैं नजरियाती वोट, जिन्होंने हर हाल में अपनी जमात को वोट देना है। अब देखें, पंजाब में पीपल्स पार्टी मुक्की मरी पई है, इसके बावजूद उनके वोट निकलते हैं यहाँ से। उनके कारकुनों को ये पता होता है
कि हमारा कैंडिडेट किसी खाते में नहीं है, किसी नंबर पे नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो नज़रियाती वोटर हैं, वो वोट देते हैं अपनी पार्टी के नाम पे। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमारा पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन है, लेकिन वो वोट दे जाते हैं। एक तो इस तरह के कट्टर लोग होते हैं, वो पीटीआई में भी हैं, वो नून लीग में भी हैं, वो मजहबी जमातों में भी हैं। उनको पता होता है कि हमारे कैंडिडेट ने नहीं जीतना, फिर भी वो कोशिश करते हैं, वोट देते हैं और अपना जो राय दही का हक है उसको अपनी ज़मीर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो फ़ज़ा देख कर वोट देते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे देही इलाके हैं, वहाँ धड़ेबंदियाँ होती हैं, वो देखते हैं जनाब कौन सी जमात जो है उसका चांस है इस मरतबा इक़्तिदार में आने का, तो वो फिर उसके उम्मीदवार के साथ गठजोड़ कर लेते हैं, उसके साथ चढ़ जाते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ चढ़ गए जनाब ਹੁਣ फलाने उम्मीदवार ना ਉਹਦੀ बड़ी हवा जनाब, उन्हें बड़ा जित जाना, ਉਹਦੀ जमात बड़ी जनाब जी है, ਉਹਦੀ फ़ज़ा बन गई हुई है। ऐसे होते हैं फिर वो उस कैंडिडेट के साथ राब्ता शाब्ता करके उसको बुला बलू के अपने डेरे पे तो उसके साथ चढ़ जाते हैं। तो ये फ़ज़ा बड़ा काम करती है। अब ये एक फ़ज़ा बन रही है। एक तो ये कि जनाब पीटीआई से काटा लग गया, हर बंदा जो कह रहा है, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं साढ़े तो काटा लग गया, अस्सी तो माइनस हो गए। इमरान खान भी यही कह रहा था जाते जाते, जेल जाने से पहले वो यही वेला कर रहा था कि मुझे माइनस करना चाहते हैं, मेरी जमात ख़त्म करना चाहते हैं। अब जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो कई दिनों से ये लगे हुए हैं नून लीग के खिलाफ कि जनाब नून लीग जो है इसको लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए है, नून लीग के काम हो रहे हैं, निगरान हुकूमतें नून लीग की कंटिन्यूटी है। जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो निगरान वफाकी हुकूमत है उसको एक ख़त भी लिखा गया था कि जनाब जो आप कबीना के अरकान वज़ीर वगैरह बनाते हैं और जो की पोस्ट जो हैं उन पर जो तकर्रियाँ की जाती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, उसमें गैर जानबदारी को बुलूज़ खातर रखा जाए। तो ये ज़रदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि जनाब ये तो कंटिन्यूटी है नून लीग की, हालांकि वो नून लीग की कंटिन्यू को पीडीएम की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, जो शहबाज शरीफ वाली हुकूमत है, तो उसमें तो आप भी थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये नून लीग की हिमायत कर रहे हैं सारे। तो उनके ये कहने से ये फ़ज़ा बन रही है, जो मैं कहूँ ना फ़ज़ा वाला वोट होता है कि हवा बड़ी चल रही है जो वो फ़ज़ा बन रही है कि ये नून लीग की हुकूमत आने वाली है, नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो ये अब पता नहीं दानिस्ता वो कर रहे हैं या नादानिस्तगी से ये काम हो रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है ये नून लीग को हो रहा है। वो लोग अब पंजाब में जो हफ्ता 10 दिन पहले 15 दिन पहले मुख्तलिफ बातें हो रही थी, अब जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनमें से अक्सरियत ये कह रही है ओ भाई जी नून लीग की हुकूमत है, अगली नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने तय कर लिया होया जनाब नून लीग की हुकूमत है। पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो, खालिस्तान सियासी कुव्वत जो भी हो, अगर ये फ़ज़ा बन जाती है कि जनाब अगला दौर फलानी पार्टी रहेगा, फिर लोग उस तरफ निकल जाते हैं, उस तरफ रुख कर लेते हैं। मुझे तो यही समझ आ रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और जो पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने महाज खोला हुआ है नून लीग के खिलाफ, और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि इनको जनाब अनदेखे जो हाथ हैं, जो अनदेखी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, उनकी हिमायत हासिल है, हमारी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। इससे अमूमी तासर यही बन रहा है जो मैंने अर्ज़ की है। और जब फ़ज़ा बन जाए तो फिर उसको तोड़ना बड़ा, इलेक्शन में एक फ़ज़ाएँ बनती है, कहते हैं ना इलेक्शन के करीब जाके एक फ़ज़ा बनती है, वो फ़ज़ा नून लीग के हक़ में बन रही है, बल्कि किसी हद तक बन चुकी है। और दूसरा जो हल्फ उठाया है मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और सदर मुमलिकत ने ज़ाहिर है माननीय सदर में उनसे हल्फ लिया है, उसमें केयर टेकर कैबिनेट भी थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, DGISI भी थे, और ये वही सदर साहब हैं जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था और बाद में इन्होंने उस पर पछतावे का भी इजहार किया था, और आज उसी बंदे से उन्होंने हल्फ लिया। और उसमें जो किरदार थे उसमें बाजवा साहब भी थे, उसमें इमरान खान भी थे, उसमें फैज़ हमीद साहब भी थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे जो काजी साहब को घर भेजना चाहते थे। अब वो लोग कहाँ हैं? उनकी तमाम मकारियाँ, तमाम प्लानिंग्स फेल हो गई, और वो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। और उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में एक तो ये चीज़ देखने में आई कि उनका जो हलफ है वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में हुआ, और वो लिखा हुआ है आइन में
हलफ वाला जो चैप्टर है उसमें वो लिखा हुआ है कि किसी भी ज़बान में हलफ उठा सकता है, जिसकी उसको समझ आती है वो किसी भी ज़बान में हलफ उठा सकता है। ये ज़रूरी नहीं उर्दू, अंग्रेज़ी, वो पंजाबी में भी उठा सकता है, वो ब्रोही में भी उठा सकता है, वो सराइकी में भी उठा सकता है, वो पश्तो में भी उठा सकता है, वो सिंधी में भी उठा सकता है। ये कोई कदगन ही नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये पसंद किया कि दोनों ज़बानों में, इंग्लिश और उर्दू में ये हलफ हो, और उन्होंने अपनी अहलिया सरीना काजी को, सरीना ईसा को अपने साथ खड़ा किया। ये सरीना ईसा ने बड़ा भुगता है, बेचारी ने बड़ा सफ़र किया है। उन्होंने जो उनके शौहर के ख़िलाफ़ रेफरेंस था काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, और फैज़ाबाद धरने वाले केस की वजह से जो उनका मामला बना था, तो उनको हटाने पे सारी कुफ्तें जो लग गई थी, साकिब निसार समेत सारे लोग लगे हुए थे जनाब इनको घर भेजना किस तरीके ना, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। तो सरीना जो उनकी बीवी है उसने भी कचहरियाँ भुगती हैं, उसने भी इंक्वायरियाँ भुगती हैं, उसके घर के बाहर भी नोटिस लगे हैं, तो उन्होंने उनको अपने साथ खड़ा कर लिया। अब इस पर बड़ी जनाब तनकीद हो रही है। वो रिया मकबूल जान साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है शहनशाह जहांगीर का रेफरेंस दे के, और फिर नूर जहाँ का रेफरेंस दे के कि नूर जहाँ पीछे बह के हुकूमत चलाती थी, इस तरह की बात से आप तासर देने की कोशिश कि जनाब काजी साहब की जो मिसेज हैं उनका बड़ा असर और सूख है काजी साहब पे। भाई मेरे, वो अपने शौहर के साथ खड़ी रही है ना, दुख में तकलीफ में हौसला देती रही है ना। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब काजी साहब ने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करके ये पैगाम दिया है कि मैं वो भूला नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ है, इस तरह की बातें चाहते हैं। अब पता नहीं उनके दिल में क्या है। अब ये पाकिस्तान में ऐसे हुआ। अब जो हलफ वाली बात मैं अगर करूँ कि जनाब हलफ ये उर्दू और पंजाबी और बेगम को साथ खड़ा करना एक नई चीज़ होगी जनाब। ये जो खोसा साहब है, खोसा साहब, यूरिया मकबूल जान साहब, ज़रा देखें कि जब उन्होंने हलफ उठाया था, वो लिखा होता है ना कि मैं ये फलां फलां आगे नाम लेते हैं कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा, मैं साकिब निसार, मैं उमर अता बंदयाल, मैं आसिफ सईद खोसा हलफ उठाता हूँ। यही होती है ना हलफ की। तो उन्होंने पता क्या कहा था, आसिफ सईद खोसा सन ऑफ फैज़ खोसा। ये फैज़ खोसा का नाम क्यों लिया था ये औरिया मकबूल जान साहब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कल या परसों एक आध दिन में बता दूंगा कि उन्होंने खोसा साहब का नाम क्यों लिया था। और फिर ये जो खातून को साथ खड़ा करना, बच्चों को साथ खड़ा करना, ये मुख्तलिफ ममालिक में रवायत है। ये एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक अमरीकी हलफबरदारी की तकरीब है, बाइबल उसकी बीवी ने पकड़ी हुई है, बच्चे उसके साथ खड़े हैं और वो हल्फ लिया जा रहा है। और ये खातून को साथ खड़े करने का एक मतलब, और बच्चों को साथ खड़ा करने का मतलब एक और भी होता है कि बच्चों, बीवी साहबा, थोड़े शोहर ने कसम खा लिया अल्लाह नू हाज़र नाज़र जान के कि जनाब ये मैं हुण पाबंद हो गया इस चीज़ का, तुसी भी मैनू ताकत देनी है पिछों, मेरी लत्तां नहीं खिंचनियां, मैनू मजबूर नहीं करना जिहड़ा मैं हलफ चुकिया कि इहदी खिलाफ वर्जी होवे। ये भी एक मकसद होता है। मे भी काजी साहब का मकसद ये हो कि उन खातून को साथ खड़ा करने का अपनी अहलिया को कि भाई जी मैं हुणे वादा कर चुके अल्लाह दे नाल, हलफ चुक लिया मैं हुण कि मैं अपने ज़ाती मफाद नूं आड़ नहीं आने देवांगा। मेरा ज़ाती गुस्सा कथा जिहड़ा वो हुण मैं उहनूं ओहदी बुनियाद ते कार्रवाइयां नहीं करांगा जजों के खिलाफ। और दूसरी बात यह कि बंदयाल साहब और उनकी अहलिया को मदऊ किया गया था इस तकरीब में, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ उनकी कुर्सियाँ भी लगी हुई थी, सीटें लगी हुई थी, नाम लिखा हुआ था, लेकिन ना उमर अता बंदयाल साहब पहुँचे, ना ही उनकी बीवी नवीन बंदयाल साहबा वो उस तकरीब में गई। तो वो तो एक दिन पहले ही लाहौर आ गए हुए थे। और वहाँ जो साबिक जजेस थे उनमें एक तो नज़र आए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और दूसरे तसद्दुक़ जिलानी साहब। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और जो काजी साहब हैं इनका एक ख़ास तल्लक है। आपको याद होगा 12 मई वाला जो वाक़या हुआ था, 12 मई 2007, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची गए थे अपनी बहाली की तहरीक के सिलसिले में, तो एयरपोर्ट से निकल नहीं सके थे। पूरा कराची जो है वो कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया था और जो लोग उनकी हिमायत में निकल रहे थे उनको जानें कुर्बान करनी पड़ी। 50 से ज़ायद लोग वहाँ जाँ बाक हुए थे। और जलसे आम से खिताब करते हुए मुशर्रफ ने कहा था कि ये होती है अवामी ताकत। और फिर जब ये बहाल हुए थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, तो उन्होंने जो 12 मई का सानिया था, 12 मई 2007 का,
تو उसके लिए उसकी समात के लिए एक लार्जर बेंच बनाया था। तो उसमें पहली मर्तबा काजी साहब जो हैं, ये मैंने कम अज़ कम पहली मर्तबा देखा था एक बंदे को, एक वकील को, जो इतने दबंग अंदाज में अदालत की मावनत कर रहा है। उन्होंने इनको अदालती मावन मुकर्रर किया था और इन्होंने 30 से ज़ायद सवालात जो हैं वो बयान किए थे अदालत के सामने और कहा था जनाब इनके जवाब अगर आप हासिल कर लें, इनके जवाब ढूंढ लें तो कातिल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद पता नहीं वो केस कहाँ चले गया, खूह खाते चले गया, इफ्तिखार चौधरी साहब भी घर चले गए, उस केस का आपको पता नहीं चला बाद में हुआ क्या। अब जो तकरीब थी उसमें जो दीगर साबक चीफ जस्टिस साहबान थे जो नज़र नहीं आए, उनमें आसफ सईद खोसा साहब नज़र नहीं आए। आसफ सईद खोसा साहब नज़र भी कैसे आते? इनको जो मैं कहा ना घर भेजने के लिए जज भी जो थे वो भी कोशिश कर रहे थे, खोसा साहब उसमें शामिल थे। और जो इनके खिलाफ रेफरेंस वाला केस था, जो रेफरेंस भेजा गया था काजी साहब के खिलाफ, तो काजी साहब ने खोसा पे बकायदा इल्ज़ाम लगाया था। आसफ सईद खोसा की तरह साकब निसार को भी तकरीब में मदऊ नहीं किया गया, उनको दावत नहीं दी गई थी। और साकब निसार भी पहले दिन से ही फैज़ाबाद के धरने के बाद, केस के बाद, साकब निसार तो देखना पसंद नहीं करते थे इनको, काजी साहब को। और पेशावर में जब वो गए हैं, एक सू मोटो लिया, तो वहाँ काजी साहब ने 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो सवालात किए कि जनाब ये केस कैसे बन सकता है, सरकारी वकील से पूछा, तो उन्होंने कहा जनाब एक मिनट हम दोबारा आते हैं। उठ के गए और बेंच तोड़ दिया। काजी साहब को उस बेंच से निकाल ही दिया, मंसूर अली शाह के साथ बैठ के, 3 रुकनी बेंच था। फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी उस पर जजमेंट दी साकब निसार के खिलाफ, जनाब ये आप कर ही नहीं सकते थे, ये आपने क्या हरकत की। और फिर जस्टिस गुलजार साहब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस, उनको दावत नहीं दी गई थी, वो नहीं आए थे। और गुलजार साहब जो हैं उन्होंने काजी साहब के साथ जो किया हुआ है वो भी सबको पता है। और जो उन्होंने सू मोटो लिया था काजी साहब ने इमरान खान के खिलाफ, जब वो फंड बांट रहे थे अरकान असम्बली को, तो उसमें ये 5 रुकनी बेंच में उन्होंने शामिल कर लिया उनको, काजी साहब को। काजी साहब ने 1-2 सवालात किए, बेंच उठ के चले गया और 4 जजों ने काजी साहब के खिलाफ जजमेंट दे दी कि जनाब ये इमरान खान के साथ इनका कोई ज़ाती मामला है, इसलिए ये केस ही ना सुने, इमरान के केस। अजीब ऐसा फैसला मुल्क की तारीख में कहीं देखा ही नहीं मैंने, हुआ ही नहीं कभी ऐसा। एक साकब वाला और एक ये, और वो उसमें गुलजार साहब भी थे, बंदयाल साहब भी थे, एजाज अल हसन भी थे और मुनीब अख्तर भी थे। और मुनीब अख्तर ने तो बड़ी अदालत में कादी साहब के साथ बदतमीजी की हुई है, लेकिन बहरहाल वो थे। बंदयाल साहब को उन्होंने बुलाया कि जनाब ठीक है, जाने वाले चीफ जस्टिस हैं तो बुला लेते हैं, कोई बात नहीं। और फिर जो इफ्तिखार चौधरी साहब में बात कर रहा हूँ, इनके तलक़ात की बात कर रहा हूँ कि जब 31 जुलाई 2009 को इन्होंने एक फ़ैसला दिया था कि जो पीसीओ के तहत जिन जजों ने हलफ उठाया था 2007 वाले पीसीओ के तहत, उन सबको घर भेज दिया गया था। तो उसके नतीजे में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो फारग हो गए थे। तो फिर बराह रास्त डायरेक्ट इनको चीफ जस्टिस पेशावर बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया था और वहाँ से फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। काजी साहब ने 1 साल 1 माह और 8 दिन चीफ जस्टिस रहना है। उसके बाद एजाज अल हसन साहब की बारी है। एजाज अल हसन ने 26 अक्टूबर 2024 से 4 अगस्त 2025 तक चीफ जस्टिस रहना है, यानी 9 महीने 9 दिन। और कुछ लोग ये कह रहे हैं एजाज अल हसन की बारी नहीं आनी, उन्होंने उससे पहले ही घर चले जाने हैं, कोई रेफरेंस हैं उनके खिलाफ और उनका कोई रायबंद पे, कोई रायबंद रोड पे कोई ज़मीन भी उनका मामला है, कोई बेनामी ज़मीनों ज़मीनों का चक्कर है और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ मुकदमात में खिलाफ वर्जी की हुई है। बतौर वकील एक बैंक को एडवाइस देते रहे हैं और बाद में जज के तौर पे जनाब उसके हक़ में फ़ैसला भी कर दिया साहब। और अभी वो शार्ट जजमेंट था, तफसीली जजमेंट नहीं आई, वो एवेन्यू 1 वाली जो जजमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह की बातें शायद। और फिर जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो राय लेने के लिए भेजा गया था मामला तारिक मसूद साहब को, तो वो ख़त शत जो है वो ये राय है उनकी तकरीबन तैयार है और जो उनके खिलाफ रेफरेंसेस लोगों ने फ़ाइल किए हुए उसके अलावा भी कुछ खतूत गए हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कोई गुमनाम लेटर शेटर हैं, तो उन्होंने उसके बारे में भी ये कहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये कहा जाएगा कि उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनमें कोई ज़हाद है, कोई सफदर है और उनकी तरफ से जो पुरअसरार किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं
وہ مظاہر نقوی صاحب، ان کے صاحبزادوں کے خلاف 3 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہیں، تو ان کی بھی وہ کہتے ہیں جناب انکوائری ہونی چاہیے۔ تو وہ پھر میں نے کل کہا تھا کہ وہ فعال کیا جا رہا ہے، ایکٹیو کیا جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اب اعجاز الحسن صاحب بھی اس کا ممبر بن گئے ہیں۔ بہرحال اگر ان کے اعجاز الحسن صاحب کے خلاف ریفرنس آتا ہے تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں رہیں گے، وہ نکال دیے جائیں گے۔ ان کی جگہ جو جج ہوں گے ان کے بعد سینئر موسٹ یعنی منصور علی شاہ صاحب، پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بن جائیں گے۔ بہرحال ابھی اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ جناب وہاں کام 50-50 ہے، اور مظاہر نقوی صاحب کا جو ہے وہ کام پکا ہے۔ اور پھر دوسری جو بات ہے کہ جناب جو junior جج گئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ جو رائے ہے وہ ماہرین کی، قانونی ماہرین کی اور عدالتی پنڈتوں کی، وہ تقسیم ہے، 100% نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے، آئین میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، نیچے سے آ سکتا ہے بندہ، لیکن ایسی کوئی ججمنٹس موجود ہیں۔ الجہاں ٹرسٹ کیس مارچ 1996 والی ججمنٹ، اس میں بھی جو غیر قانونی طور پہ جن ججوں کا اوپر تقرر ہوا تھا، ادھر ادھر ہوا تھا، شرعی عدالت گئے تھے، ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اور پھر جو میں نے 31 جولائی 2009 والی ججمنٹ کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی جن ججوں کا تقرر غیر قانونی طور پر سپریم کورٹ میں کیا گیا تھا ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا، جس میں سرمد جلال عثمانی صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، سندھ ہائی کورٹ کے جب جج تھے، یا انہیں حلف دیا نہیں گیا تھا۔ اور پھر جو ڈوگر صاحب کی عدالت تھی، انہوں نے انہیں سپریم کورٹ میں جج مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کی تقرری جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تقرری قلعدم کر دی تھی، اور پھر یہ واپس چلے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ، اور پھر اپنی باری پہ یہ سپریم کورٹ پہنچے تھے۔ تو ان کا بھی جو 7 جج ہیں، 7 میں سے ایک تو اعجاز الحسن صاحب ہو گئے، وہ تو خیر سینیارٹی کے حساب سے ہیں، باقی 6 رہ گئے، اور ان میں مظاہر نقوی صاحب کا لگ رہا ہے مجھے کہ ویسے ہی کنڈا نکل جانا، اور پیچھے رہ گئے 5، اور 5 میں دیکھیں وہ لسٹ توڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی کئی تین جو سابق ہم خیال ہو جانے نا 1-2 دن میں دسیا بھی سی۔ اب آتا جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا جو قانون ہے، اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں، ان کی سماعت کے لیے چیف جسٹس صاحب نے 15 رکنی فل کورٹ بنا دی ہے، تمام ججوں پر مشتمل، دستیاب تمام ججز جو ہیں، 2 سیٹیں تو ویسے خالی پڑی ہوئی نا، تو انہوں نے فل کورٹ بنا دی، اور وہ 18 تاریخ کو صرف ایک ہی کیس لگا ہوا ہے۔ جیسے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ 1-2 دن میں اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 2 چیزیں تھیں نا، ایک تو یہ تھا کہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اوریجنل جوریڈکشن میں جو درخواستیں آتی ہیں، جو ڈائریکٹ درخواستیں دائر کر دیتے ہیں، جیسے وہ نیب ترمیم والی تھی، اور یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ جو انہوں نے کمیشن بنایا تھا، انکوائری کمیشن آڈیو ساسوما والا، وہ والا، تو وہ بھی ڈائریکٹ درخواستیں چلی گئی تھیں۔ تو ان کے لیے انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ کہہ دیا تھا جناب یہ فیصلہ جو ہے کمیٹی کرے گی، کہ 184 سب آرٹیکل 3 کے زمرہ میں یہ معاملہ آتا بھی ہے، یہ نہیں آتا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، مفاد عامہ کا معاملہ ہے، آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو آرٹیکلز ہیں، ان میں کس کی خلاف ورزی، ان میں سے کس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی اس نے۔ تو اور پھر ساتھ ہی یہ تھا کہ جناب جو بینچوں کی تشکیل ہے وہ بھی اس کمیٹی نے کرنی تھی، کہ کتنے رکنی بینچ ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ایک اپیل کا حق دے دیا تھا کہ جناب جو آپ ریویو کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، تو اس کو اپیل کی طرح سنا جائے۔ اب 8 رکنی بینچ نے اس قانون کو، بلکہ بل ہی تھا، بھی قانون تو بعد میں بنا ہے، اس کو معطل کرتے ہوئے آئین کا خیال ہی نہیں رکھا۔ جن آرٹیکلز کو یہ کہہ رہے ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ وہ فیصلہ ان آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئین کا آرٹیکل 191، جو رولز آف پروسیجر ہیں، سپریم کورٹ کا جو کاروبار چلانا ہوتا ہے وہ کیسے چلانا ہوتا ہے، وہ رولز بناتے ہیں۔ اور 191 یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے تابع وہ رولز بنائے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، رولز کے تابع قانون بنے گا۔ عجیب، یعنی الٹی گنگا بہا دی ہے انہوں نے۔ اور پھر جو نظر ثانی والا معاملہ ہے، نظر ثانی کا جو اختیار ہے، اپنے حکم پہ نظر ثانی کر سکتی ہے سپریم کورٹ، وہ ہے آئین کا آرٹیکل 188 188۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے وہاں اسپیشل لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے قانون اور سپریم کورٹ کے رولز کے تابع اپنے حکم پر نظر ثانی کرے گی سپریم کورٹ۔ تو وہ بھی انہوں نے قانون بنا دیا۔ تو یہ کیسے غیر آئینی ہو گیا، اور کس بنیادی حق کی یہ خلاف ورزی ہوئی ہے،
اور آزادی کیسے متاثر ہوگی؟ اب قاضی صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، تو یہ جو قاضی صاحب اپنے حق سے دستبردار ہوں گے نا، یہ تو ان کا اختیار ہے نا، اپنے اختیار سے دستبردار ہونے والی بات ہے۔ اگر قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ٹھیک ہے، ہم اب کمیٹی 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کیا کرے گی، تو پھر وہ تو اپنے اس حق سے، جسے کہتے ہیں ماسٹر آف روسٹر، کہ روسٹر بنانا اس کا اختیار ہے چیف جسٹس کا، وہ اپنے اس اختیار سے دستبردار ہو رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کا جو فیصلہ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے اکثریتی فیصلہ آنا ہے، اکثریت رائے سے، اور ان میں کچھ ہم خیال جج بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ پتہ کیا آنا ہے میرے خیال میں؟ جو سید منصور علی شاہ صاحب نے نیب آرڈیننس میں ترمیم والے کیس میں جو اختلافی نوٹ میں جو فیصلہ دیا تھا، بندیال صاحب اور اجازت رضا صاحب سے اختلاف کیا انہوں نے، وہی فیصلہ آنا ہے کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی، اور جو آئین کے آرٹیکل جن کا میں نے حوالہ دیا ہے 191 اور 188، وہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قانون کے تابع یہ کام ہوگا، اور اگر انہوں نے قانون بنا دیا ہے تو ان کا یہ اختیار ہے، اس نے بنا دیا ہے تو ہم نے رولز اس کے تابع کرنے ہیں، رولز کے تابع قانون کو نہیں بنانا۔ اس طرح کا فیصلہ میرا خیال ہے یہ آئے گا، اور پھر جب یہ فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد بہت سارے نئے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے، بہت سارے نئے سوالات سامنے آئیں گے، پھر ان کا جواب ڈھونڈا جائے گا، بہت سارے جو یہ گند کر گئے ہوئے ہیں پھر اس کی صفائی کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔